नमस्कार साथियों, शर्वा क्लासेज में मैं भूगोल व्याख्याता ओपी शर्वा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा मुख्य रूप से 12 का सिलेबस तो अपन ने शुरू कर ही रखा है। आज अपन महत्वपूर्ण चल ही रही है, कुछ टॉपिक मैंने पहले भी डाल दिए हैं। मेरे सेकंड ग्रेड के साथी जो मुख्य रूप से अभी एग्जाम देंगे सेकंड ग्रेड का, उन साथियों के लिए जो एसएसटी से एग्जाम देंगे उन साथियों के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। टॉपिक वाइज में डाल रहा हूं, जिसमें अक्षांश और देशांतर की चर्चा पहले कर ली, ज्वार भाटा की चर्चा पहले कर ली, है ना। तो इन बिंदुओं की, पृथ्वी की गतियों की चर्चा पहले कर ली। किस तरह के प्रश्न अब तक पूछे गए हैं और आगे किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, इन बिंदुओं पर अपन चर्चा कर रहे हैं। आज अपन चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में किस तरह के प्रश्न पूछे गए अब तक और आने वाली परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, यानी संपूर्ण विस्तार से इस बिंदु पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो आपके अपने शर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है, उसको अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और साथ साथ में शर्वा क्लासेज अपना खुद का एप्लीकेशन है, जिसपे ये टेस्ट आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और लॉगिन हो जाएं अपने मोबाइल नंबर के साथ। तो शुरू करते हैं आज के सीरीज के पहला प्रश्न, जिसमें आज की सीरीज का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है अपना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की सीरीज को शुरू करते हैं कि जब नाव जल में छोड़ दी। हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, उनकी पंक्तियां है, कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, दे दी चुनौती सिंधु को, तो फिर धार क्या मझधार क्या, फिर धार क्या मझधार क्या। तो हमने यदि तय कर लिया है कि हमें अपनी मंजिल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए हर संभव कोशिश करनी है, नाव को समुद्र में उतार दिया, तो किसी भी प्रकार की धारा पर प्रतिकूल क्यों न हो, चाहे किसी तरह की मझधार क्यों न हो, हमें उसको पार लगाना है। तो इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर अपन चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष आया है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी मानी गई है। संपूर्ण पृथ्वी त्रिज्या कितनी मानी गई है? 6300 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 12755 किलोमीटर, 12714 किलोमीटर। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट है, 6370 किलोमीटर। यदि पृथ्वी की अपन बात करते हैं साथियों, तो मुख्य रूप से पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो वास्तविक त्रिज्या यदि अपन देखते हैं तो दो प्रकार की त्रिज्या यहां आपको नजर आएगी। एक तो ये वाला भाग है, ये इसका केंद्र है, यहां से यहां तक भूमध्य रेखीय त्रिज्या की बात अपन करेंगे तो ये 6378 किलोमीटर, क्योंकि भूमध्य रेखीय जो व्यास है मुख्य रूप से यह व्यास जो है आपको यहां से यहां तक जो नजर आएगा ये 12756 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी आधी त्रिज्या कितनी हो गई है? 6378 किलोमीटर। और ठीक इसके विपरीत साइड में यदि हम ये वाली त्रिज्या पर देखते हैं, यानी भूमध्य रेखीय यानी ध्रुव से ध्रुव की ओर की त्रिज्या है, यदि ये अपन देखते हैं तब ये त्रिज्या जो है इससे कम हो जाती है ना। तो इस ओर का जो व्यास है मुख्य रूप से ये व्यास कितना है? तो ये व्यास है 12714 किलोमीटर, 12714 किलोमीटर। ठीक है, तो मुख्य रूप से 12714 किलोमीटर जो व्यास है तो इसका हाफ ये त्रिज्या हो जाती है। लेकिन एनसीईआरटी जो बुक है, अपनी कक्षा 11 की एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी कक्षा 11 की जो बुक है अपनी दे रखी है, उसमें पृथ्वी की त्रिज्या जो मुख्य रूप से हमें बेस लेना है तो बेस क्या माना गया है? 6370 किलोमीटर। एनसीईआरटी बुक क्लास 11 में यह आंसर दे रखा है। ठीक है, तो इसको अपन ऑथेंटिक मानते हैं। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष आ गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है ना। तो मुख्य रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना दो तरीके से अपन जान सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसके दो स्रोत है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। दो प्रकार के सोर्स इसमें अपन लेते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो सोर्स है जिसमें सीधे तौर से हमें पृथ्वी की जानकारी मिलती है, और
अप्रत्यक्ष वो सोर्स है जो हमारे सीधे तौर से जानकारी न देकर के उसमें हम कुछ अनुमान लगाते हैं, गेस लगाते हैं। तो यहां पे पूछा है कि प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से है, तो लावा, चट्टान, अ व ब दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अ व ब दोनों सही, लावा भी है और चट्टान भी है। तो प्रत्यक्ष सोर्स के अंदर मुख्य रूप से जो जमीन के अंदर से लावा या मैग्मा निकलता है, बाहर निकलता है, मैग्मा अंदर लावा होता है, सॉरी अंदर मैग्मा होता है, बाहर निकलते लावा कहलाता है। और इसके अलावा प्रवेदन से जो चट्टान निकलती है, प्रवेदन से सेल चूर्ण जो निकलता है, वो मुख्य रूप से पृथ्वी की जानकारी का प्रत्यक्ष सोर्स होता है। लेकिन यदि अपन अप्रत्यक्ष की बात करेंगे तो यहां जैसे कि गुरुत्व बल, इसके अलावा अपन बात करेंगे उल्का पिंडों की, इसके बाद अन्य बात अपन करेंगे चुंबकत्व बल, इसके अलावा ताप दाब परिवर्तन, ताप दाब व घनत्व। ये सारे बिंदु जो मुख्य रूप से है पृथ्वी की अप्रत्यक्ष जानकारी के सोर्स है, यानी आंतरिक संरचना की अप्रत्यक्ष जानकारी इनसे मिलती है। ठीक है, तो इसमें दोनों ऑप्शन ये राइट हो जाएंगे, समझ गए होंगे। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए अब तक सबसे गहरा प्रवेदन, यानी दो प्रकार की परियोजनाएं चलती है मुख्य रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए। दो प्रकार की परियोजनाएं मुख्य रूप से चलती है। तो वो दो प्रकार की परियोजनाएं जो है वो मुख्य रूप से महासागरों में प्रवेदन किया जाता है, गर्त किए जाते हैं, और उसके आधार पर ही मुख्य रूप से उसका पता लगाया जाता है कि पृथ्वी अंदर से है कैसी, तो उसकी जानकारी हमें मिलती है। एक परियोजना का नाम है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, गहरे समुद्रों में प्रवेदन, और दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना। ठीक है, तो एक तो हो गया गहरे समुद्र में प्रवेदन किया जाता है, तो दो परियोजना पे काम होता है मुख्य रूप से, एक गहरे समुद्रों में प्रवेदन और एक होता है इंटीग्रेटेड समन्वित समुद्र प्रवेदन। ये दो परियोजनाएं मुख्य रूप से काम में ली जाती है। तो इन परियोजनाओं के तहत मुख्य रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी ली जाती है। तो इस जानकारी के तहत अब तक का सबसे गहरा प्रवेदन किस महासागर में हुआ है, तो सबसे गहरा प्रवेदन हुआ है आर्कटिक महासागर में, और इस गर्त का नाम है कोला गर्त। कौन सा गर्त है? कोला गर्त मुख्य रूप से, जो 12 किलोमीटर गहरा है। कितना अब तक प्रवेदन कितना हुआ है? 12 किलोमीटर तक की गहराई तक अपन पहुंच पाए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न देखिए, आर्कटिक महासागर में स्थित कोला गर्त की गहराई कितनी है? तो अभी मैंने बताया ये 12 किलोमीटर। कितनी है? 12 किलोमीटर। और अधिक जमीन के अंदर मुख्य रूप से अब तक यदि कुछ योजनाएं चलेगी जिसके तहत अपन पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई तक पहुंचे हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका में सोने की जो खाने हैं, सोने की जो खाने हैं वो अब तक मुख्य रूप से 2 से 4 किलोमीटर गहराई तक अपन पहुंच पाए हैं। तो वास्तव में मुख्य मनुष्य काम करता हुआ अब तक पृथ्वी में कितनी गहराई तक पहुंचा है? तो 2 से 4 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचा है। लेकिन ड्रिलिंग सिस्टम में कोलागर्त जो आर्कटिक महासागर में है उसमें हम 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है? तो निम्न में से अप्रत्यक्ष पूछा है, तो मुख्य रूप से उल्का पिंड अप्रत्यक्ष सोर्स है। ताप दाब और घनत्व में की बात अपन करते हैं तो ये भी अप्रत्यक्ष है। गुरुत्व बल भी अप्रत्यक्ष है। इसका मतलब सभी ऑप्शन सही, ये सभी ऑप्शन अप्रत्यक्ष सोर्स है। तो गुरुत्व बल के साथ साथ में चुंबकत्व बल, पृथ्वी के अंदर जो पाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र, वो भी महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष सोर्स का ही एक उदाहरण है। तो ये सभी ऑप्शन इसमें राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
गुरुत्व बल के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? गुरुत्व बल के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, यह है पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न लगता है। बिल्कुल राइट है कि पृथ्वी पे सभी जगह समान गुरुत्व बल नहीं होता, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न गुरुत्व बल लगता है। राइट। दूसरा है, यह सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है गुरुत्व बल, क्योंकि जो भी वस्तु ऊपर फेंकते वापस नीचे आती है, तो इसका कारण क्या है? पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स। ठीक है। और ये जो भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न गुरुत्व बल पाया जाता है, इसको बोलते हैं गुरुत्व विसंगति। गुरुत्व विसंगति। ठीक है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन इसमें है कि यह ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम लगता है गुरुत्व बल। यह भी राइट है। तो इसमें पूछा असत्य कौन सा है? तो ध्रुवों पर अधिक इसके ठीक विपरीत है, यह भूमध्य रेखा पर है। सेम ही हो गया ना, ये भूमध्य रेखा पर अधिक ऐसे ऑप्शन होता है, टाइपिंग मिस्टेक है। और ध्रुवों पर कम। ठीक है, इस प्रकार से प्रिंट होना था ये, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है कि ये भूमध्य रेखा पर अधिक व ध्रुवों पर कम लगता है, ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। तो राइट आंसर इसमें असत्य पूछा है तो द इसका राइट हो जाएगा। वैसे यदि इसको जैसा टाइप है वैसा मानेंगे तो सभी सत्य है, इसमें कोई असत्य है नहीं। लेकिन यहां अपन क्या करेंगे, यहां कम की जगह अधिक करेंगे, ऐसे था ये प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि यह है तो उसके बाद में इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या है? असत्य है। ठीक है, अगला बिंदु देखिए। अगला बिंदु आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की ऊपरी परत के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत, पृथ्वी धरातल की ऊपरी परत के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? अब पृथ्वी के धरातल में मुख्य रूप से परतें कौन कौन सी पाई जाती है? तो परतों के संदर्भ में यदि अपन देखेंगे तो परतों के संदर्भ में यदि अपन देखेंगे तो अपन पाएंगे मुख्य रूप से पृथ्वी के अंदर किस तरह की संरचना है। तो ध्यान से देखिए, एक डायग्राम में बना के बताता हूं आपको कि पृथ्वी के अंदर की संरचना किस प्रकार की है। ये जो ऊपरी भाग है इसका नाम है भूपर्पट्टी। ऊपरी भाग जो मुख्य रूप से इसका नाम है भूपर्पट्टी। यह 0 से 100 किलोमीटर तक मानी गई है। उसके नीचे का जो भाग है उसका नाम है मेंटल, इसको मेंटल बोलते हैं। लगभग यह 2900 किलोमीटर की गहराई तक मानी गई है। इसके नीचे का भाग है इसको बोलते हैं क्रोड, और क्रोड जो मुख्य रूप से है वो पृथ्वी के केंद्र तक यानी 6378 किलोमीटर तक माना गया है। ठीक है, क्रोड के दो भाग है, इसका नाम है बाह्य क्रोड। यह लगभग 5100 किलोमीटर की गहराई तक माना गया है। और यह हो गया आंतरिक क्रोड। यह पृथ्वी की संरचना मुख्य रूप से इस प्रकार की पाई जाती है। तो ऊपरी भाग भूपर्पट्टी कहलाता है, उसके नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। मेंटल 2900 किलोमीटर गहराई तक है। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, क्रोड अंदर का भाग है, इसके दो भाग है। बाह्य क्रोड 5100 किलोमीटर गहराई तक 5100 किलोमीटर, और आंतरिक क्रोड पृथ्वी के केंद्र तक होता है। कहां से? लगभग 5100 किलोमीटर से। ठीक है ना। तो इसमें देखिए पूछा क्या है, प्रश्न क्या पूछा है कि पृथ्वी की ऊपरी परत के संदर्भ में कथन सत्य यानी भूपर्पट्टी के संदर्भ में कथन सत्य कौन सा है? ऊपरी परत कौन सी है? भूपर्पट्टी। तो इसके संदर्भ में कथन पूछा है, तो यह सबसे ऊपरी परत होती है। तो ऊपरी परत यानी भूपर्पट्टी के संदर्भ में, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी है ना। तो भूपर्पट्टी के संदर्भ में पूछा है कि सबसे ऊपरी परत है, इसका नाम भूपर्पट्टी है। यह भंगुर भाग है क्योंकि यह
क्षणभंगुर यानी टूटने वाला है ना, क्योंकि ये इसमें सभी जैविक क्रियाएं होती है, सभी मानवीय क्रियाएं मुख्य रूप से इसमें होती है। तो वास्तव में ये कैसा भाग है? भंगुर भाग है। तो ये भी राइट है कि ये भंगुर भाग है। ठीक है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन इसमें आता है, इसकी मोटाई महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे औसत 30 किलोमीटर पाई जाती है। ये औसत है। ठीक है, इसका मतलब सभी बिंदु सत्य। तो एक भूप्रपट्टी के संदर्भ में यदि अपन देखते हैं तो ये सभी बिंदु सत्य है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाता है? द हो जाता है। तो भूप्रपट्टी के संदर्भ में क्या कहेंगे अपन? इसकी मोटाई 100 किलोमीटर है। एक बात, यह भंगुर है क्योंकि ये टूटने वाला है, सभी जैविक क्रियाएं इसी में होती है, सभी मानवीय क्रियाएं इसी में होती है। ठीक है, इसके ऊपरी भाग में। इसके अलावा ये जो भाग मुख्य रूप से है, इसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे औसत 30 किलोमीटर होती है और महासागरों के नीचे इसकी मोटाई औसत 5 किलोमीटर होती है। तो तीनों ऑप्शन इसमें राइट है। तो सभी बिंदु सही। ठीक है ना, ये इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत के नीचे भूप्रपट्टी की मोटाई कितनी मानी गई है? तो हिमालय के नीचे, क्योंकि पहाड़ों के नीचे तो इसकी मोटाई जो है और ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो मुख्य रूप से 50, 60, 70 और 100। तो राइट आंसर इसमें है हिमालय के नीचे 70 किलोमीटर मोटाई इसकी मानी गई है। किसकी? भूप्रपट्टी की। अगला बिंदु है मेंटल के संदर्भ में, क्योंकि 2 नंबर की जो प्रश्न है जिसको प्रवार या मेंटल कहा जाता है, के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? सही पूछ लिया। मेंटल भूप्रपट्टी के नीचे वाला भाग मुख्य रूप से है, तो यह है भूप्रपट्टी के नीचे वाला भाग है। इसका मतलब ये राइट है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है, जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। इसको दुर्बलता मंडल या मोह अशांतत्य कहते हैं। मोह अशांतत्य क्षेत्र। तो यह भी राइट बात है कि दुर्बलता मंडल कहलाता है। तीसरा है मेंटल के संदर्भ में कि इसका विस्तार 400 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। तो अभी मैंने बताया था कि इसका विस्तार 400 किलोमीटर गहराई तक है। इसका मतलब इसमें भी सभी ऑप्शन सत्य। तो इसके सभी बिंदु राइट है। तो इसकी विशेषताएं हो गई एक प्रकार से कहें मेंटल की। तो आप सभी इसको मेमोराइज कर लेना, याद रख लेना कि दुर्बलता मंडल, मेंटल, प्रवार, है ना, इसकी मुख्य विशेषताएं कौन सी पाई जाती है। दुर्बलता मंडल किसे कहते हैं? तो मेंटल का ऊपरी भाग जो होता है, जो कि तरल अवस्था में होता है, उसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है। तो दुर्बलता मंडल के संदर्भ में देखिए, इस प्रकार से अपन मान लेते हैं कि ये अपनी पृथ्वी है, आंतरिक संरचना उसकी है, इसका कोण काटा अपन ने, यह भूप्रपट्टी है और इसके नीचे का भाग ये मेंटल है ना। इस मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है मुख्य रूप से, उसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है। मेंटल का ये ऊपरी भाग मुख्य रूप से है, इसको क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल। या मोह अशांतत्य, मोह अशांतत्य क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। और यह तरल अवस्था में है और ऐसा माना जाता है कि ज्वालामुखी उद्गार जो होता है, ज्वालामुखी उद्गार में जो लावा निकलता है वो यहीं से, इसी भाग से बाहर आता है। ऐसा माना जाता है कि लावा इसी भाग से बाहर की ओर आता है। तो याद रखिएगा, पहला भाग भूप्रपट्टी, मोह अशांतत्य मेंटल का ऊपरी भाग है। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न है स्थल मंडल का निर्माण होता है। पूछा गया प्रश्न है कि स्थल मंडल किन परतों से बना हुआ है? तो भूप्रपट्टी व मेंटल के ऊपरी भाग से, भूप्रपट्टी व मेंटल से, मेंटल व बाह्य क्रोड से, या भूप्रपट्टी व आंतरिक क्रोड से। तो जब स्थल मंडल की बात आती है तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। यह भाग जो मुख्य रूप से है भूप्रपट्टी और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, जिसको अपन दुर्बलता मंडल कहते हैं, इससे मुख्य रूप से क्या बनता है? स्थल मंडल बनता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है?
10 से 200 किलोमीटर। तो ये वाला जो भाग है जिसको अपन क्या कहेंगे, स्थल मंडल कहेंगे, ये वाला मोह अशांतत्य और ये पूरा भाग मुख्य रूप से क्या कहलाएगा, स्थल मंडल कहलाएगा। ठीक है ना, एस्थोनोस्फीयर दुर्बलता मंडल या स्टेनोस्फीयर स्थल मंडल। ठीक है, अगला भाग देखो। अगला भाग है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि पृथ्वी में मेंटल की गहराई कितनी मानी गई है। तो मेंटल की गहराई मैंने भी कहा था कि मुख्य रूप से इसकी गहराई कितनी मानी गई है, तो 100 किलोमीटर, 200, 2900 या 5100 किलोमीटर। तो मेंटल की गहराई इसमें अभी बताया था 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर मुख्य रूप से। अभी कहा था इस प्रकार की चीज की शेप मुख्य रूप से है, पृथ्वी के कोण लिया, ये 100 किलोमीटर, 0 से 100, ये हो गया ऊपर वाला भाग जिसको अपन क्या कहेंगे, भूपर पट्टी कहेंगे। इसके नीचे का भाग मेंटल जो कि 2900 किलोमीटर तक है, इसको अपन क्या कहेंगे, मेंटल कहेंगे। तो कितनी गहराई है, 2900 किलोमीटर तक। फिर 5100 किलोमीटर तक ये क्या है, बाह्य क्रोड। ठीक है ना, और 5100 लेकर के उसके बाद में 6378 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आंतरिक क्रोड। ठीक है, अगला बिंदु, अगला प्रश्न देखिए, क्रोड का निर्माण किन तत्वों से हुआ है। तो क्रोड का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से, जिसको बोलते हैं सियाल, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। दूसरा सिलिका में मैग्नीशियम, जिसको बोलते हैं सीमा, यह शेष महोदय के अनुसार दूसरी परत मुख्य रूप से है, सियाल के नीचे वाली परत। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है, निकिल और फेरियम, जिसको बोलते हैं निफे, और ये इसका राइट आंसर है। इसका मतलब क्रोड का निर्माण किससे हुआ है, भारी तत्व से हुआ है, निकिल और फेरियम से। ठीक है, तो शेष महोदय ने मुख्य रूप से पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में इस प्रकार का सा अपना आंकलन दिया, और ये जो भाग है इसका नाम उसने सियाल दिया। दूसरी परत जिसको सीमा और तरल बताया, और तीसरी परत जो काफी केंद्र में है उसको नीफे बताया। तो मुख्य रूप से पृथ्वी का केंद्र किससे बना हुआ है, निकिल और फेरियम से। तो इसमें सही ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। ये स्विस महोदय के अनुसार इसका घनत्व भी जितना अंदर पृथ्वी के होगा घनत्व उतना ज्यादा होगा, तो लगभग 13.5 से भी अधिक घनत्व इसका पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष में है कि क्रोड के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो क्रोड को दो भागों में बांटा गया है। तो अभी आपने देखा है कि बिल्कुल दो भाग इसके, एक तो आंतरिक क्रोड, एक बाह्य क्रोड। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, पहला सही, दूसरा है कि बाह्य क्रोड तरल अवस्था में माना गया है। तो यह भी बात राइट है कि क्रोड का बाह्य भाग जो है वो तरल अवस्था में माना गया है। तीसरा बिंदु है कि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। तो इसका यह भी बिंदु राइट है कि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। इसका मतलब क्रोड के संदर्भ में सभी कथन सत्य है। और यह मुख्य रूप से क्रोड बना है वो निकिल और फेरियम से बना हुआ है, भारी तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, यह भी इसकी विशेषता है। तो क्रोड के संदर्भ में ये सभी कथन जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके संदर्भ संपर्क सामने है कि मेंटल की मोटाई कितनी मानी गई है। तो मेंटल की मोटाई के संदर्भ में यदि अपन बात करते हैं तो मेंटल जो है उसकी मोटाई ऑप्शन भी इसमें थोड़ा सा मिस है भैया ना, प्रावार्य मेंटल तो 2900 किलोमीटर तक है। इसमें यहां ठीक कर लेना, ये प्रिंट वाले की मिस्टेक। स्थल मंडल की मोटाई कितनी मानी गई है, ये ऐसे है प्रश्न है ना। प्रश्न ऐसे था कि स्थल मंडल की मोटाई कितनी मानी गई है। तो स्थल मंडल की मोटाई की जब बात आती है तो राइट आंसर आता है इसमें 10 से 200 किलोमीटर। यह स्थल मंडल की मोटाई मानी जाती है, क्योंकि मेंटल का ये ऊपरी भाग है। ठीक है ना, और भूप्रपट्टी को इसमें शामिल किया जाता है। तो 10 से 200 किलोमीटर मेंटल की मोटाई, सॉरी स्थल मंडल की मोटाई मुख्य रूप से मानी जाती है। मेंटल तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक का भाग प्रावार्य मेंटल कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न।
धन्यवाद। ये तो संपूर्ण पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसकी परतों के बारे में महत्वपूर्ण बातें पढ़ने की। तो सभी साथी सेकंड ग्रेड आरपीएससी एग्जाम टेस्ट के लिए प्लीज सर्वा क्लासेज जो अपना एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लें और सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। फ्री कोर्स के लिए कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है उनके लिए एनसीईआरटी का जो फ्री कोर्स लेना है ज्योग्राफी का, उसके लिए आप क्या करेंगे कि सर्वा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे एनसीईआरटी का संपूर्ण सिलेबस कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो अधिक से अधिक साथियों को जोड़ें और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को यह कोर्स फ्री में प्रोवाइड करवाएं, ताकि वो विद्यार्थी जिनके विद्यालय में पढ़ाने के लिए शिक्षक की कमी है, जिस विद्यालय में मुख्य रूप से ज्योग्राफी का लेक्चरर नहीं है, तो उन विद्यार्थियों को फायदा हो, और दूसरा जिनके है उनको भी फायदा यह होगा कि वो अपना रिवीजन घर बैठे अपने मोबाइल से कर लेंगे। तो सभी साथी जुड़ें और अन्य साथियों को भी जोड़ें। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को विराम देते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।